जहांगीर जदून साहब, मैं आपसे करूंगा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद ये बात चल रही है कि मुमकिन तौर पर जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे, 2 सीनियर जजेस। आइन, कानून, इखलाकी एतबार से क्या ये कहीं भी उनके ऊपर बाइंडिंग है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रिज़ाइन देकर घर चले जाएं? बहुत शुक्रिया ईसा। नहीं, आप देखें, बजाय पर्सनैलिटी के जो ये तरमीम हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26, इसकी मजमूई तौर पे बात करें कि क्या इससे अदलिया पे क्या असर पड़ेगा। क्या अदलिया आगे से मजबूत होगी, क्या अदलिया आगे से कमज़ोर होगी, या 26 जो अमेंडमेंट हुई है इसके बाद लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक आपने रिज़ाइन का, तो उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, और वो एज ए सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं बतौर जज काम करते रहेंगे। इस पर देखें ना, अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी इसमें दो व्यू हैं। एक व्यू ये कहता है कि सीनियरिटी हो, एक व्यू कहता है कि सीनियरिटी कम फिटनेस हो। तो ये तीनों जो जज हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो अगर आप समझते हैं कि अगर आज पीटीआई की हुकूमत होती, ये तीनों जज उस कंपटीशन में होते, तो डेफिनेटली पीटीआई वाले जस्टिस मुनीब का इंतखाब करते। वो भी हो सकता है कि मंसूर शाह का इंतखाब न करते। तो ये अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये नहीं है कि उनके फेवर में डिसीजन आए तो कहीं जज हमारा है, अगर उनके अगेंस्ट डिसीजन आए तो वो कहीं जज हमारा नहीं। ये इस तरह नहीं होता। देखें, अगर डिसीजन जो भी मेरिट पे आता है, पॉलिटिकल पार्टियों को खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जजेस एज ए होल, आपने जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना है हमने, और लोगों के ये मसाइल किस तरह हल होंगे। तो मेरे इस जो अमेंडमेंट है इस पे ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है कि क्या इसके अंदर एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, चूँकि तरमीम जो है वो बड़ी तेज़ी में, और अगर तरमीम देखें पार्लियामेंट का अख्तियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तरमीम कर सकती हैं, जिस वक्त मर्जी चाहे कर सकती हैं 2/3 मेजॉरिटी से। लेकिन अगर इसका ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस होता, डिस्कशन होती, तो आज इसके अंदर जो लेक्यूने रह गए हैं आए हैं इस तरमीम के अंदर, ये ख़त्म हो जाते। तो इसके अंदर अगर 1 बाई 1 भी डिबेट करें तो इस तरमीम के अंदर बेशुमार लेक्यूने हैं कि अभी अगर एक मसला खड़ा हो जाता है मिसाल के तौर पे जी कि ये केस किधर जाएगा, तो उस केस पे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये आम मैटर है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जितना भी लॉ एमिनेट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है। अगर किसी का सपोज प्रॉपर्टी पे झगड़ा आता है तो उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होता है, सेक्शन 23 आर्टिकल 23 और 24 कि मेरा राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी है, उसे पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट किस तरह एक्वायर करेगी। इस तरह कोई एसआरओ टैक्स का इशू होता है तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है। तो आज से देखें ना, लोगों के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज कितने जो केस हैं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने जजों ने, उन्होंने कहा जी अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। अभी सही। तकरीबन 1-2 महीने तक तो किसी का अगर इमरजेंट स्टे मैटर लेना है सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं होगा। कोई और इतना इमरजेंसी केस आ गया है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सारे जज कह रहे हैं जी जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनेंगे तो 70-80% केसों में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रेज होंगे। चाहे एक मर्डर का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा है, तो आखिर में जाके पार्टी कहती है जी आर्टिकल 10A का हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो उसका फैसला फिर कौन करेगा। इस पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। सही। एक बेंच इधर उठा के मारेगा केस, दूसरा बेंच उधर उठा के करेगा। तो ये सही। ईसा को, आप माजरत आपका नाम है, तो ईसा और मूसा चलता रहेगा ये।